अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग गुड। कैसे हैं आप लोग सारे? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक। अच्छा जी, आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं दैट इज पैराफ्रेजिंग। और इससे बेहतर इसकी डेफिनेशन नहीं हो सकती थी इन योर ओन वर्ड्स। पैराफ्रेजिंग होती है किसी चीज़ को अपने अल्फाज में बताना। आपने उर्दू में एक क्वेश्चन आप लोगों को आता था तलखीस करने का, 15 मार्क्स का। आई बिलीव, आई थिंक ये क्वेश्चन आता था 9-10 में भी आता रहा, इंटर में भी आता रहा, तलखीस करना। पैराफ्रेज ये होता है कि आपको एक पैसेज दिया जाता है या पोएट्री दी जाती है या नॉवल से एक्सट्रैक्ट होगा, कोई चीज़ आपको दी जाएगी और उसको आपने पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेजिंग होती है अपने अल्फाज में लिखना। हम ना पोएम्स जो होते हैं ना उनकी समरी करा देते हैं। समरी के अलावा एक क्वेश्चन पैराफ्रेज का भी होता था कि आप इसको अपने अल्फाज में पैराफ्रेज करते हैं, दैट इज अपने अल्फाजों में लिखे, दैट इज पैराफ्रेजिंग। ठीक है, चलें हम आगे चलते हैं। बाय देन यू विल नो, जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे लेक्चर तो आप इस काबिल होंगे हाउ टू पुट अ पैसेज इन योर ओन वर्ड्स विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक पैसेज को अपने अल्फाजों में बयान करें, आप उसका जो मीनिंग है वो चेंज ना करें। फॉर एग्जाम्पल होता क्या है कि आपको एक पैसेज दिया जाता है और कहा जाता है कि आप ना क्या कहते हैं उसी पैसेज को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें। होता क्या है कि समटाइम्स राइटर ने कोई पॉइंट डिस्कस नहीं किया होता, आप गलती से वो डिस्कस कर देते हैं, या आपके जहन में होता है कि इसके बारे में ये भी तो बात कही गई है ना। फॉर इंस्टेंस हम बात कर लेते हैं क्या कहते हैं पेडियाट्रिक केयर की। पेडियाट्रिक केयर में जो पैसेज है ना आपके पास, वो बात सिर्फ न्यूट्रिशन वैल्यू की बात कर रहा है, न्यूट्रिशन की बात कर रहा है बच्चे के लिए जो इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि आप नर्सेज हैं जिसने पेडियाट्रिक में काम किया, उनको और भी चीज़ों का पता होगा कि एनवायरनमेंट को कैसे रखें और बाकी केयर्स की कैसे, बैक्टीरिया वगैरह से कैसे केयर करना होगा। तो आप अगर उस पैसेज से हट के कोई पॉइंट डालती है ना, जैसे पैसेज बात कर रहा है सिर्फ न्यूट्रिशन की, आप उसमें और केयर्स की, जो केयर से रिलेटेड और चीज़ें उनकी बात कर देती हैं, तो दैट इज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वो पैसेज से हट के बात हो जाती है। और नॉर्मली हमें लगता है आसान है, लेकिन जब हम लोग कर रहे होते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं। तो इसके लिए बार बार प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ताकि आपको पैराफ्रेज सही तरीके से करना आ जाए। तो जब आप पैसेज खुद करेंगे ना, पैराफ्रेज करेंगे, तो आपको ये समझ आ जाए कि आपने अपने अल्फाजों में वही बात बतानी है बट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने मीनिंग चेंज नहीं करना। आप एक बात भी खुद से ऐड कर देते ना तो मीनिंग चेंज हो जाता है। फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज है जो राइटर डिस्कस कर रहा है उसके अंदर, आप उससे हट के वो मिस कर जाते हैं, तब भी मीनिंग चेंज हो जाएगा। फिर एक और चीज, राइटर ने वो मतलब नहीं लिया जो मतलब आपने निकाल दिए, तो भी मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो आपने पैराफ्रेज करते हुए ये चीज ध्यान में रखनी है कि सेंसिटिव पैराग्राफी कैसे बरकरार रखते हैं। द डेफिनेशन ऑफ पैराग्राफ, हम डेफिनेशन देखेंगे। एक डेफिनेशन की स्पेलिंग देख लो, DEFI होता है, FE नहीं होता, DEFINITION डेफिनेशन। ठीक है, पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग की क्या तारीफ है, किस तरह इसको डिफाइन किया जाता है। हाउ टू फाइंड द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट इन ऑर्डर टू पैराफ्रेज इट, ये यही वाली बात जो मैं भी ऊपर कर रहा था कि आप किस तरीके से टेक्स्ट के मेन आइडिया को ढूंढेंगे ताकि आप उसको उसको पैराफ्रेज करें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगर आपको मेन आइडिया नहीं समझ आ रहा तो आप उसे पैराफ्रेज नहीं कर पाएंगे। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज इंपॉर्टेंट कि आपका जो लास्ट लेक्चर्स आपने किए ना, मेन आइडियाज किस तरह फाइंड करने, उनको अच्छी तरीके से आप लोग करें। आपने बात की थी प्रैक्टिस के लिए कुछ और मटेरियल देने की, तो मैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो आप उससे मजीद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो by the end of this, inshallah, you will be able to know how to paraphrase a paragraph in your own words without changing the essential meaning, the definition of paraphrasing, and how to find the main idea in order to get the paraphrase, in order to paraphrase it. चले जी आगे चलते हैं। व्हाट इज पैराफ्रेजिंग? पहला क्वेश्चन तो आपके जहन में ये आता है कि पैराफ्रेजिंग है क्या। पैराफ्रेजिंग इज अ रीराइटिंग ऑफ टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड्स। आपको जो भी टेक्स्ट दिया गया ना वो आपने अपने अल्फाजों में लिखना है। ठीक है, इसमें मतलब आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। इसमें ये नहीं है कि आपने कुछ सिनोनिम्स चेंज कर दिए तो आपके अपने अल्फाजों में हो गया। आपने पूरे पूरे सेंटेंसेस, पूरे पूरे पैराग्राफ चेंज करके आपने प्रॉपर, बल्कि ये भी टेक्निक अच्छी नहीं है कि आप पैराग्राफ और ये चेंज करते, इसे प्लेजरिज्म टाइप कहते हैं। आपने पैराफ्रेज करना है, यानी आपने चीज पढ़ी, आपने उसका मेन आइडिया समझा, अब वो बात जो राइटर ने कही है
वही बात आपने अपने अल्फाजों में कहनी है, दिस इज पैराफ्रेजिंग। यानी आप राइटर के आइडियाज को भी आइडियाज को बोरो कर रहे, पर उसके वर्ड्स को नहीं बोरो कर रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैराफ्रेजिंग करते वक्त आपने राइटर के जो राइटर ने मेन वर्ड्स यूज किए ना, की वर्ड्स है, वो सारे आपने कोशिश करनी होती है कि आप उनकी जगह और वर्ड्स यूज करें। सेकेंड पॉइंट इज यूज टू क्लेरिफाई मीनिंग। पैराफ्रेजिंग क्यों की जाती है? अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज पैराफ्रेजिंग। 2 मार्क्स का क्वेश्चन शॉर्ट बन सकता है, व्हाट इज पैराफ्रेजिंग। ठीक है, इसमें सारे पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पैराफ्रेजिंग। ठीक है, तो भी आपका आंसर यही वाला होगा, यूज टू क्लेरिफाई द मीनिंग, क्लेरिफाई मीनिंग। आप राइटर ने जो बात की ना, उसकी मीनिंग को फर्दर क्लेरिफाई करना चाहते हैं तो आप पैराफ्रेज करते हैं। पैराफ्रेज करने से क्या होता है कि जो मीनिंग राइटर ने दिया है ना, वो आप ज्यादा लोगों को अच्छे तरीके से बता सकते हैं, छोटे आसान अल्फाजों में बता सकते हैं, मुख्तसर करके बता सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, यूज टू शॉर्टन अ लॉन्गर स्टेटमेंट बट कीप्स द मेन आइडियाज। ठीक है, वही दरिया को कूजे में समाने वाली बात है कि आपने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट, तलखीस में क्या होता था, इतने बड़े पहले पैराग्राफ होते थे, हम उसे 1/3 में लेकर आ जाते थे। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है? पैराफ्रेजिंग का पर्पस ये है कि कोई बहुत लंबे आइडियाज हो ना, आप उनको क्या कहते हैं, लॉन्ग स्टेटमेंट्स हो, उनको शॉर्ट कर दे और सिर्फ मेन आइडियाज के ऊपर बात करें। ये ध्यान में रखिएगा कि जब आप उन लॉन्गर स्टेटमेंट्स को शॉर्ट कर रहे हैं तो जो आपका मेन आइडिया है ना, उसको आपने हर्ट नहीं करना। यू कैन नॉट पैराफ्रेज एट द कॉस्ट ऑफ द मेन आइडियाज। अगर आपने किसी एक मेन आइडिया को भी हिट किया ना, तो आपका क्या कहते हैं, जो मीनिंग है पैराफ्रेज का, वो हिल जाएगा। और मीनिंग हिलने से क्या होगा कि आप, वो कहते हैं ट्रू रहना पैराग्राफ के साथ, वो नहीं रह पाएंगे। अच्छा, 1 मिनट अजान हो रही है, 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, तो पैराफ्रेजिंग क्या है? पैराफ्रेजिंग ये होगी कि आप जो सारा टेक्स्ट है उसको अपने अल्फाजों में लिखें, मेन आइडिया को क्लियर करें और उसकी लॉन्गर स्टेटमेंट्स को शॉर्ट करें ताकि मेन आइडिया को समझें। एक बात जहन में रख लें, अगर आपने मेन आइडिया को हिट कर दिया हल्का सा भी, तो वो आगे पैराफ्रेजिंग उसे कहते हैं, इट इज नॉट ट्रू टू द टेक्स्ट, तो वो पैराफ्रेजिंग अच्छी कंसिडर नहीं की जाएगी और आपके बहुत मार्क्स लूज होंगे। ठीक है, ये वैसे क्वेश्चन पेपर में दिया जा सकता है कि आपको एक पैसेज दे दिया जाए लॉन्ग क्वेश्चन और आपसे कहा जाए इसकी पैराफ्रेज करें, तो ये 10 या 12 मार्क्स का एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, 2 मार्क्स का व्हाट इज पैराफ्रेजिंग और व्हाट इज द पर्पस ऑफ पैराफ्रेजिंग दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसका आंसर जो होगा ना, वो ये प्रॉपर ये आंसर होगा। चलिए जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, सो हाउ डू वी डू इट? हम पैराफ्रेज किस तरह करते हैं? इफ देयर इज अ बुक, जैसे बुक आपको कह रही है कि मुझे पैराफ्रेज करें, आप किस तरह करेंगे? अच्छा, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है 2 मार्क्स का, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पैराफ्रेजिंग, हाउ डू वी पैराफ्रेज, हाउ डू वी डू पैराफ्रेज। ठीक है,
अब क्वेश्चन देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पैसेज को एक दफा पढ़ना है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, आपने कोशिश करनी है उसके मीनिंग्स पढ़ें। एक बात अभी बहुत गौर से सुने, अगर किसी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आता तो कोई आप क्यामत नहीं आती, कोई दुनिया खत्म नहीं होती, रोना धोने को कोई जरूरत नहीं है। डोंट बी पैनिक, यू डोंट नीड टू पैनिक, जस्ट फोकस ऑन द पैराग्राफ। आपको पता है बाज़ औक़ात ऐसा होता है, एक पैसेज ऐसा आ जाता है जिसके अंदर बहुत मीनिंग्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जिससे आपको साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आता है। नॉर्मली एग्जामिनर जान के आपको एक डिफिकल्ट पैसेजेस वाला देता है। अगर आप CSS PMS अटेम्प्ट करेंगी या आप में से किसी ने किया होगा तो आप देखेंगी कॉम्पोजिशन का एक पेपर होता है, उसके अंदर वो जो पैसेज देता है ना, वो विल ड्यूरेंट से, बर्ट्रैंड रसल से, इस तरह शॉ वगैरह की उनसे देता है, राइटिंग से, जो बड़े डेंस होते हैं वर्ड्स के साथ। तो लोग ना घबरा के वो खराब कर देते हैं टेंशन लेके। टेंशन से, घबराने का वर्ड मैं यूज नहीं करता क्योंकि जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा आपने घबराना नहीं, हमें बहुत घबराना पड़ा, तो टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। तो आपने अगर 1 2 3 वर्ड्स भी नहीं, ज्यादा भी नहीं आते, मैं कहता हूँ सारे भी नहीं आते, आप पैराग्राफ को पढ़ें, आप पैसेज को पढ़ें, अंडरस्टैंड करें कि वो पैसेज में मेन बात क्या कर रहा है, उस पर रहें। वैसे नॉर्मली इस तरह नहीं होता, इतना ज्यादा भी नहीं होता कि ऐसा कोई पैसेज दे दे जिसमें बहुत ज्यादा वर्ड्स हो। एक दफा मेरा अपना CSS का पेपर था, मैंने अटेम्प्ट किया, तो उसके अंदर बहुत उसने ना टफ वोकैबुलरी, अच्छी डेंस वोकैबुलरी यूज की थी, तो मुझे कुछ वर्ड्स नहीं आते थे, 1 2 3 मेरा ख्याल नहीं आते थे, मैंने उनको छोड़ा और अपनी करता रहा। उस साल बहुत ज्यादा लोग ना इसमें फेल हुए थे कंपोजिशन में, मेरे 57 मार्क्स थे, जो कि CSS में बहुत बड़ा स्कोर है। तो उसकी वजह यह कि आप लोगों ने ना ये करना है, पैसेज प्रेसी वगैरह ये चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से करनी है। इनसे ना घबराएं कि वर्ड्स, इनसे ना डरिएगा जी कि कोई वर्ड टफ आ गया, यू डोंट नीड टू वरी, डोंट बी वरीड, जस्ट फोकस ऑन द पैसेज, रीड द पैसेज केयरफुली। अब इसमें 2 3 चीजें हैं कि जैसे कॉम्प्रिहेंशन भी हम अभी करेंगे, आगे जाकर पैसे भी करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब आप अभी आप जैसे पैराफ्रेज कर रहे हैं ना, तो आप 1 2 दफा अच्छी तरीके से पढ़ लें मेन आइडिया के लिए। जब कॉम्प्रिहेंशन करते हैं ना, तो आपने आंसर करने होते हैं। तो कुछ लोग सीधा पूरा पैराग्राफ पढ़ के एक दफा जाके क्वेश्चंस देखते हैं। मेरी आदत ये होती थी, मैं क्वेश्चन देखता था, फिर पैराग्राफ को पढ़ता था, उससे क्वेश्चन निकालता था, फिर अगला देख देख के करता था। पर ये टाइम बाउंड होते हैं क्वेश्चन आंसर्स, तो आपने बड़ा सोच समझ के इनको अटेम्प्ट करना होता है। आपने अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिहाज से देखना कि आप कौन सा आसानी से कर सकते हैं। अब तक आप लोगों का एक वे बन चुका होगा कि आप किस तरह करते हैं। पैराफ्रेज करने के लिए आप एक पैसेज को एक दफा अच्छी पढ़े, एटलीस्ट 2 दफा तो आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो एक दफा पढ़ के समझते हैं कि हमें सब समझ आ गया, ऐसा नहीं होता। 1 2 3 में अभी भी जिस मतलब इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, तो आपको तो मेरे से भी इंशाल्लाह ज्यादा अच्छी आती होगी, एंड आई बिलीव कि आप लोग ज्यादा अच्छा जाएंगे लाइफ में आगे। तो ये है, आप तो वैसे बहुत अच्छी डेडिकेटेड नर्सेस है, तो आप अपने जहन, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए। पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने 2 दफा एटलीस्ट जरूर रीड करना है, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है। जिनको नहीं समझ आ रहा वो 3 दफा पढ़े, जिनको नहीं समझ आता वो 10 7 दफा पढ़े, इसमें कोई किसी का दर्जा कम नहीं होता। क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट करना है। सो रीड द पैसेज केयरफुली। सेकंड, डिसाइड द मेन आइडियाज ऑफ द पैसेज। हमने लास्ट टाइम हमने लेक्चर्स में बात की है कि मेन आइडियाज कैसे करने हैं। आपने मेन आइडियाज निकालने हैं, की वर्ड से निकालने हैं, स्कैनिंग और स्किमिंग करके आपने मेन आइडियाज निकालने हैं। जब आप मेन आइडियाज निकाल लेंगे ना, आप वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं जी, गुमराह हो जाना, आप पैसेज से गुमराह नहीं होंगे, आप ढूंढ लेंगे। पॉइंट नंबर 3 इज हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजेस। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजेस लगे ना, उनको हाईलाइट करते हैं। ये क्या पॉइंट है, ये की पॉइंट्स है जो हमने लास्ट टाइम भी हमने प्रैक्टिस की थी ना, कि की वर्ड्स और फ्रेजेस जो होती है उन्हें हाईलाइट कर लेना। आपने की वर्ड्स और फ्रेजेस को हाईलाइट कर लेना है। पॉइंट नंबर 4, पुट द मेन पॉइंट्स इन योर ओन वर्ड्स। अब आपने क्या करना है कि आप मेन पॉइंट्स को अपने अल्फाजों में लिखें। एक चीज आप लोग ये कर सकते हैं कि आप पैराग्राफ को पढ़ें और उस पढ़ते एक दफा पढ़ लें, सेकंड रीडिंग में हर सेंटेंस को अपने अल्फाजों में आप लिखते जाएं। उसके बाद ये सेकंड ड्राफ्ट हो जाएगा, जिससे हर पॉइंट को आपने अपने अल्फाज में लिखा है, तो मसले खत्म हो जाएगा। ना आप वर्ड्स बोलो करेंगे, ना आपका क्या कहते हैं कोई आइडिया सेम रहेगा। तो उससे ये होगा कि आप क्या कहते हैं प्लेजरिज्म से बच जाएंगे और पैराफ्रेज करेंगे अपने अल्फाजों में। थर्ड पैराग्राफ बनाए, ड्राफ्ट बनाए, सॉरी, थर्ड ड्राफ्ट में सारे पॉइंट्स को एक साथ करके लिखें एक पैराग्राफ की फॉर्म में। तो उसमें कोई लिंकिंग वर्ब्स वगैरह जो वर्ड्स हैं वो भी डाल दें, ट्रांजिशन वर्ड जो थे, मोर ओवर, इन एडिशन टू, बिसाइड्स। तो उससे क्या होगा, एक पैराग्राफ की शक्ल आ जाएगी जो कि आपके अपने अल्फाजों में होगी और वो पैराफ्रेज हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी होगी। तो पैराफ्रेजिंग का प्रोसेस क्या है जी, आप पहले रीड करें पैसेज को बहुत अच्छी तरह से, फिर डिसाइड करें व्हाट इज द मेन आइडिया, उसके बाद कीवर्ड्स को हाईलाइट करें, फिर उस पैराग्राफ को अपने अल्फाजों में लिखें। चलिए जी आगे चलते हैं।
ओके, एग्जांपल 1, पैसेज फ्रॉम अ बुक। अब हम ना प्रैक्टिस करेंगे, एक ये एग्जांपल है, आप देखिए ये पैसेज हम इसे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी पैराफ्रेज भी करते हैं, देखते हैं। एंशिएंट इजिप्शियंस बिलीव दैट ओसिरिस, a god, a good and wise king, was the first pharaoh. एंशिएंट होते कदीम, कदीम इजिप्शियन मिस्री लोग जो होते हैं, अवाम वहाँ की कदीम मिस्री अवाम जो है, उनका ये मानना है, बिलीव दैट ओसिरिस, कि ओसिरिस जो था वो एक गुड, एक नेक और वाइज, एक अक्लमंद जो बादशाह था, वो द फर्स्ट फेरो, वो सबसे पहला फिरौन था। अच्छा, हम लोग समझते हैं ना, हम कहते हैं ना फिरौन फिरौन, वो फिरौन जो थे ना, उनके बादशाहों को हम उस वक्त एंशिएंट सिविलाइज ग्रीक इजिप्शियन सिविलाइजेशन में फिरौन ही कहा जाता था। जिस फिरौन की हम बात करते हैं ना, जिसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खत्म किया था, इस दुनिया से सफा हस्ती से मिटाया था, उसका नाम रेमेसिस था, ये जहन में रखिएगा। He spread knowledge to other parts of the world. ये जो ओसिरिस था ना, इसने दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी इल्म को पहुंचाया। While his wife, जबकि उसकी बीवी आइसिस ruled Egypt in his place. जब उसकी बीवी आइसिस जो थी, उसकी जगह पे इजिप्ट में हुकूमत करती थी। चले आगे पढ़ते हैं जी। ये एग्जांपल 1 थी हमारी पैसेज की। चले, ये ओरिजिनल पैसेज है, फिर वो उन्होंने पैराफ्रेज किया और हाइलाइटेड पैसेज किस तरीके से उन्होंने कीवर्ड्स निकाले, ठीक है। अब ये देखिएगा कि कैसे किया है। Ancient Egyptians believed that Osiris, a good and wise king, was the first pharaoh. He spread knowledge to other parts of the world while his wife Isis ruled Egypt in his place. अब देखिए ये पैराफ्रेज्ड पैसेज है, इधर आ जाए जी। ये ओरिजिनल था, ये पैराफ्रेज था और ये हाईलाइटेड है। पैराफ्रेज पैसेज में आ जाए। King Osiris was the first pharaoh and spread knowledge. अब ये देखिए इतनी बड़ी बात जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस में थी, वो 1 2 में उसने पूरी कर दी कि किंग ऑसिरिस जो था, ही वाज द फर्स्ट फेरो एंड स्प्रेड नॉलेज। अब क्या उसने किया है कि ये जो एंशिएंट इजिप्शियंस बिलीव करते हैं, सपोजिशन वाली जो बात थी, गुड और वाइज किंग वाली जो बात थी, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, वो सारी निकाल दी। अमूमन हम ये कहते हैं पैराफ्रेज के अंदर हम एग्जाम्पल को भी निकाल देते हैं। उसने सारे पार्ट को, जिसमें किंग ऑसिरिस की बात हो रही थी, सिंपल ये बात कि he was the first pharaoh and spread knowledge, और उसने नॉलेज पिलाई। फिर क्वीन इजिस रूल्ड इजिप्ट व्हेन ही वाज गॉन, और इस सारी बात को उसने इस तरीके से कर दी कि क्वीन आइसिस जो है, सॉरी इसिस नहीं, आइसिस जो है वो रूल करती थी जब इजिप्ट को पर रूल करती थी जब वो नहीं होता था, ठीक है। अब इसके आप हाईलाइटेड पैसेज देखिए, इसमें एंशिएंट इजिप्शियंस बिलीव ओसिरिस वाज किंग, फर्स्ट फेरो, ही स्प्रेड नॉलेज, वाइफ आइसिस रूल्ड इजिप्ट इन हिज प्लेस। इन वर्ड्स की बेस पर, इन पर खेलते हुए उसने पैराफ्रेज कर दी, ठीक है। मेरा ख्याल है बहुत अच्छी एग्जांपल है, इससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। we'll move to the next one. It's a good example. Now this is original paragraph, this is poor paraphrasing, ठीक है। this is highlighted passage. अब देखें, वो आपको एक एग्जांपल ये भी दे रहा है कि उसकी पुअर पैराफ्रेजिंग कैसी हो सकती है। Ancient Egyptians believed Osiris, a good wise king, was the first pharaoh. That was original. He spread knowledge to other parts of the world, which while his wife Isis ruled Egypt in his place. अब आप ये देखिए पूरे पैराफ्रेजिंग में उसने क्या किया। पहले हाईलाइटेड देखते हैं, हाईलाइटेड में उसने एंशिएंट इजिप्शियंस किया, पहले भी किया था, ओसिरिस भी किया। अब देखिए उसने हाईलाइटेड गुड और वाइज किंग को भी हाईलाइट कर दिया, ये जरूरत नहीं थी करने की, ठीक है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। फर्स्ट फेरो ये अहम है, स्प्रेड नॉलेज ये भी ठीक है, लेकिन टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड करने की जरूरत ही नहीं है, दैट्स इट, सिंपल रखिए आप उसको। अच्छा, फिर उसके बाद while his wife Isis ruled Egypt in his place, सारा उसने, देखो ये तकरीबन, देखो फायदा कि आपने सारा का सारा तो तकरीबन हाईलाइट कर लिया। जब आपने इस तरह का मैसेज हाईलाइट करेंगे तो फिर आपकी पैराफ्रेजिंग कैसी होगी, दैट वुड बी पुअर। अब उसने क्या किया, देखिए वर्ड कितने ज्यादा यूज कर रहा है, किंग ऑसिरिस वाज एन एंशिएंट इजिप्शियन किंग। अब यहाँ पे हो कि आपने भी अभी जब शुरू में करेंगे ना, तो शायद आप लोग भी ये काम कर रहे हो। आपने कोशिश करनी कि आपने जबरदस्ती वर्ड्स घुसाने की सारे कोशिश नहीं करनी। एन इजिप्शियन किंग सारे जरूरी नहीं थे। किंग Osiris was an ancient Egyptian king and the first pharaoh. अब उसने कितना अच्छा किया था, Osiris was the first pharaoh and spread knowledge, ठीक है। He was good and wise because he spread knowledge to other parts of the, अभी इतनी ज्यादा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है उसने सिंपल किया हुआ था, King Osiris was the first pharaoh and he spread knowledge, simple. Osiris was the first pharaoh and he spread knowledge, that's it. उसके बाद his wife Isis ruled Egypt in his place, that's fine, बाकी ठीक है, सिंपल है। अच्छा, फिर एक और चीज, पैराफ्रेज में वही वर्ड्स यूज नहीं करते आपने, his wife Isis ruled Egypt in his place, ये फाइन नहीं है बिकॉज दिस इज प्लेजराइज्ड।
आप पैराफ्रेज में वो वर्ड्स यूज नहीं करते जो आप चेंज कर सकते हो, आपने चेंज करना है, उसने चेंज ही नहीं किया, उसने एज इट इज यूज कर दिए। ठीक है, इवन यहाँ पे देखो वाइस था, कहाँ के जी गुड एंड वाइस था, तो वो उसने यहाँ पे भी वर्ड्स यूज किए हुए। ये बात अपना पॉइंट बना लें, आप लोगों ने यूज नहीं करने, आपके स्टैंडर्ड में अच्छे होने चाहिए, आपने उनको चेंज करना है। यहाँ पे यही था, इसकी जगह उन्होंने कितना अच्छा पहले किया हुआ था, गुड पैराफ्रेज पैराग्राफ जो था उसमें कि हिज वाइफ रूल्ड इजिप्ट व्हेन ही वाज गॉन, दैट्स सो सिंपल। सो रिमेंबर द पॉइंट्स। आपने पैराफ्रेज किस तरह करना है, आपने सबसे पहली चीज जो करनी है वो ये है कि ओरिजिनल पैराग्राफ से अपने वर्ड्स बोरो नहीं करने। ये जो वर्ड्स हैं ये बोरो नहीं करने। आपने ट्राई एज मच एज यू कैन टू राइट दीज इन योर ओन सेंटेंसेस, इन योर ओन वर्ड्स। दिस इज व्हाट पैराफ्रेजिंग इज ऑल अबाउट। आपने अपने अल्फाजों में लिखना है, कोशिश करनी है कि जो गैर जरूरी चीजें उनको डिस्कस ना किया जाए। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, एग्जांपल 2, पैसेज फ्रॉम बुक। ये पैसेज है जी। अपॉन रिटर्निंग होम ऑसिरिस वाज मर्डर्ड बाय हिज इविल ब्रदर सेट। घर वापस आने पे ऑसिरिस को उसके बुरे भाई सेट ने कत्ल कर दिया। हु कट ऑसिरिस बॉडी इनटू पीसेस, जिसने ऑसिरिस की बॉडी को पीसेस टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया। एंड डम्प्ड इट इन द नाइल रिवर। आपको पता है इजिप्ट का सबसे मशहूर जो दरिया है वो क्या है, दरिया नील। दरिया नील के बारे में याद रखिएगा, दैट इज द लॉन्गेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट नहीं लॉन्गेस्ट, दैट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। एक चीज। दूसरा, जब स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत खत्म हुई थी तो स्पेन में इन्होंने क्या किया, मुसलमान तब अरूज पर थे अपने। क्यों अरूज पे थे? क्योंकि मुसलमान इल्म का गहवारा समझे जाते थे, मुसलमान दुनिया। इराक सेंटर ऑफ नॉलेज बन रहा था उस वक्त, बगदाद। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारी किताबों को पकड़ा, उनको जला दिया, उनको फेंक दिया। उसके बाद बहुत सी किताबों को इन्होंने टाइटल चेंज करके अपने अंग्रेजों के ऑथर बना के रख लिए। फिर भी इतनी ज्यादा किताबें पढ़ के अंदाजा लगाएं कितना नॉलेज है मुसलमानों के पास कि इन्होंने वो सारा किताबें दरिया नील में फेंक दी। 6 महीने तक दरिया नील के ऊपर से स्याही नहीं गई। तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि हमारे पास इल्म कितना होगा। 6 महीने तक दरिया नील, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दुनिया का तवील तरीन दरिया है, उससे स्याही नहीं गई। इतना मुसलमानों के पास इल्म था। तो इस तरीके से इन्होंने मुसलमानों का इल्म खत्म किया। ठीक है, अब पिक्चर में ये देखिए, ये पिक में ये ऑसिरिस है और ये सेट है। आइसिस फाउंड बॉडी, आइसिस जो बीवी थी ऑसिरिस की, उसको बॉडी में जिस्म मिल गया। एंड पुट इट बैक टुगेदर बाय विंडिंग लाइन एंड बैंडेजेस अराउंड इट। अब ये ना गॉडेसेस की बात हो रही है, इजिप्शियन मैथोलॉजी होती है, मनगढ़ंत, मतलब इन्होंने जो बनाई होती है ना उसको कहते हैं मैथोलॉजी। तो वो ये बात करी कि आइसिस ने उसकी बॉडी को ढूंढा और उसका लाइन एंड बैंडेजेस लगाकर उसकी बॉडी को दोबारा आपस में जोड़ दिया। खैर ये एक पैसेज है, आप इसको जहन में रखें, दिस इज द ओरिजिनल पैसेज। देखते हैं हमने इसको किस तरीके से पैराफ्रेज करना है। ओके, नाउ गुड एग्जांपल, दिस इज द ओरिजिनल पैसेज। अपॉन रिटर्निंग होम ऑसिरिस वाज मर्डर्ड बाय हिज इविल ब्रदर सेट, who cut his body into pieces and dumped it in the Nile River. Isis found the body and put it back together by winding linen bandages, sorry bandages नहीं bandages, पीछे भी गलत मेरे से पढ़ा गया था, bandages around it, गलत पढ़ दिया था मैंने, that was bandages. Okay, अब ये पैराफ्राइज्ड है और ये हाईलाइटेड। अब आप हाईलाइटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए, अपॉन रिटर्निंग होम ऑसिरिस वाज मर्डर्ड बाय हिज इविल ब्रदर। अब यहाँ पे उसने ऑसिरिस को किया, मर्डर्ड को किया, ब्रदर सेट कट हिज बॉडी इनटू पीसेस, फिर आइसिस पुट इट बैक टुगेदर। देखिए ये वर्ड्स ही उसने ऐसे हाईलाइटेड किए हैं कि वो एक अच्छा पैराफ्रेज कर सकता है। तो आपकी पैराफ्रेज बहुत डिपेंड करती है आपके हाईलाइटेड वर्ड्स पर। अब देखिए, ऑसिरिस ब्रदर सेट किल्ड ऑसिरिस बाय कटिंग हिज बॉडी इनटू पीसेस। अब उसने ऑसिरिस ब्रदर सेट, देखो किस तरीके से उन वर्ड्स का बहुत खूबसूरत मिलाप करके, ऑसिरिस ब्रदर सेट killed Osiris by cutting his body into pieces, and Isis put the body back together. Isis, Osiris wife. Isis का जो हमने पहले पढ़ा था कि Osiris की वो वाइफ। आप देखिए कितने खूबसूरत अंदाज में वो सारी बात जिसको कहने में ओरिजिनल पैसेज में राइटर को इतना टाइम लगा, पैराफ्रेज में आपने कितने कम अल्फाजों में कह दी। तो आपके हाईलाइटेड वर्ड्स जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है कि आप सही वर्ड्स को हाईलाइट करें। बस सिंपल है कि आपने बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं करने, आपने हाईलाइट करने हैं वो वर्ड्स जो आपको लगे कि की वर्ड्स हैं, जो डिफाइन कर रहे हैं आपके पैसेज को, मेन आइडिया के बारे में बात करें। हाँ, की वर्ड्स आपके वो जो मेन आइडिया के बारे में बात करें। इवन आपके जो
क्या कहते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो आपने निकाल देनी है, और आपने कोशिश करनी है जो बड़े बड़े वर्ड्स यूज किए हुए ना उनकी जगह आप ऐसे वर्ड्स यूज करें कि आप कम अल्फाजों में बात करें। जैसे एक सेंटेंस है ना, ही फर्स्ट वेंट टू द ईस्ट, ही देन मूव टुवर्ड्स द वेस्ट, देन ही टुक टू द नॉर्थ, लास्टली ही कम टू द साउथ। अब ये चारों डायरेक्शन इस तरह बात करने की बजाय 4 सेंटेंस में आप सिंपल कहें ही वेंट अराउंड द वर्ल्ड, सिंपल एक सेंटेंस में ही वेंट अराउंड द वर्ल्ड, आपकी बात कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से आपने पैराफ्रेज करना है। आ जाए जी, फॉर एग्जाम्पल, अब ये बहुत अच्छी टेक्निक है कि देखें ना, आप पुअर एग्जांपल भी देख रहे हैं ताकि आपको ये पता चले कि हम क्या करते हैं, क्योंकि हम तो बेसिकली इससे कंसर्न हैं, हम तो ये ज्यादा करने वाले लोग हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह बहुत अच्छा करेंगे। ओरिजिनल पैसेज था जी, अपॉन रिटर्निंग होम ऑसिरिस वाज मर्डर्ड बाय हिज इविल ब्रदर सेट who cut his body into pieces and dumped it in the Nile River। अच्छा, मैं बार बार ओरिजिनल पैसेज इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। हमारा बड़ा मसला है, हम रीडिंग नहीं करते, हम लिसनिंग भी नहीं अच्छी करते, तो इसीलिए हमारी राइटिंग भी अच्छी नहीं होती। आप बार बार पैसेज को पढ़ें ताकि आपको पेपर में भी बार बार पढ़ने की आदत हो, प्रैक्टिस करते वक्त भी आदत हो। Isis found the body and put it back together by winding linen bandages around it. That was the original passage. Now, what was the highlighted passage? अब ये highlighted passage है। अब जो highlighted passage अगर आप इस तरह का करेंगे ना, upon returning home, Osiris was murdered by his evil brother Set, who cut his body into pieces and dumped it into the river Nile। अब देखिए, Osiris किया है, murdered किया, Isis found the body। अब ये हाईलाइटेड पैसेज उसने हाईलाइट ठीक नहीं किया, उसने कीवर्ड्स और ब्रदर सेट वो नहीं किया जो करना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो अगर आपने हाईलाइट ठीक नहीं किया ना तो आपका पैसेज भी खराब हो जाएगा। अब देखो उसने क्या किया, ऑसिरिस वाज मर्डर्ड एंड आइसिस फाउंड द बॉडी। अब देखिए क्या इसका मीनिंग इंटैक्ट है? नहीं, इसका मीनिंग बिल्कुल इंटैक्ट नहीं है। इसका मीनिंग तो ये था कि ऑसिरिस, अब हमें क्या पता कि ऑसिरिस वाज मर्डर्ड, किसने मर्डर किया ये भी नहीं हमें पता चल रहा। फिर आइसिस फाउंड द बॉडी, उसके बाद क्या हुआ? असल मीनिंग आपके पैराग्राफ का क्या, पैसेज का क्या था कि ऑसिरिस को उसके भाई सेट ने मर्डर किया और उसकी बीवी ने, आइसिस ने, बॉडी से फाउंड नहीं की, पुट इट बैक टुगेदर, उसने उसको ठीक जोड़ भी लिया। तो असल मीनिंग तो खत्म हो गया ना। तो आपके कीवर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, पुट इट बैक टुगेदर भी यहाँ पर होना चाहिए था। तो फिर क्या बनता है, जो पहले हमने पैराफ्रेज की थी, Osiris was killed by his brother Set, or Set, Osiris' brother, killed Osiris by cutting him into pieces, and Isis joined the body together। ठीक है, इस तरीके से एक अच्छी पैराफ्रेज होगी जिसमें आप जो एसेंशियल मीनिंग है ना वो लूज ना करें। बस आप ये ध्यान में रखें कि आपने मेन आइडिया को ना खराब नहीं होने देना, खत्म नहीं होने देना। मेन आइडिया जो है ना वो इंटेक्ट रहना चाहिए। पैराफ्रेज का पर्पज यही होता है कि जो बात उसने कही है ना वो मेन आइडिया जो है आप बिल्कुल वो बिल्कुल सही तरीके से क्या कहते हैं उसको वापस, मतलब मेन आइडियाज को इंटेक्ट रखे। पैराफ्रेज इस तरीके से करें कि वही बात अच्छे मजीद चंद अल्फाजों में कहकर आप वही आइडिया पहुंचाएं, लेकिन आसान अल्फाजों में। आपका पर्पस पैराफ्रेज का ये होता है कि आसान अल्फाजों में वही बात करें। नाउ इट्स योर टर्न। रिमेंबर द रूल्स, रीड द पैसेज केयरफुली, फाइंड द मेन आइडियाज, हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजेस, पुट द मेन पॉइंट्स इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, पैसेज फ्रॉम अ बुक। पैसेज ये है जी, in 1857 a British expedition led by Richard Burton and John Speke set out to find the Great Lakes shown on Ptolemy's map। ये Ptolemy नहीं होता, Ptolemy's map होता है। In 1857, मैं आपके लिए ट्रांसलेट कर देता हूँ ताकि इजी हो जाए। 1857 में, वैसे तो आपकी अपनी भी अच्छी होगी इंग्लिश, पर मैं फिर भी उन मेरे जैसे कुछ बच्चे होंगे ना उनके लिए। अब ब्रिटिश एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन होता है एक वफ्त, एक ग्रुप जो जाता है लोगों का। एक अंग्रेजों का ग्रोह लेड बाय रिचर्ड बर्टन एंड जॉन स्पीक, जिसकी रहनुमाई रिचर्ड बर्टन और जॉन स्पीक कर रहे थे, सेट आउट, वो रवाना हुआ टू फाइंड द ग्रेट लेक्स, वो अजीम लेक झीलें ढूंढने के लिए। 1857 में एक ब्रिटिश वफ्द जिसकी रिचर्ड बर्टन और जॉन स्पीक क़यादत कर रहे थे, वो अजीम झीलें ढूंढने के लिए निकला, शॉन ऑन टॉलमीज मैप, जो कि टॉलमी के नक्शे पर नजर आती थी। आफ्टर रीचिंग लेक टेंग्यानयिका, जब वो झील टेंग्यानयिका में पहुंचे, द टू मेन स्प्लिट अप, दोनों आदमी जो है वो अलहदा हो गए, बिकॉज बर्टन वाज इल, क्योंकि बर्टन जो वो बीमार था, यानी एक चला गया होगा ढूंढने, एक बंदा वहां पे रुक गया होगा। अब आप लोगों ने इसका क्या कहते हैं पैराफ्रेज करनी है अपने अल्फाज में। अब आप लोग इसकी पैराफ्रेज करें, उसके लिए मैं आप लोगों को क्या कहते हैं, आई एम गिविंग यू 3 minutes, 5 minutes, you have 5 minutes, पैराफ्रेज इट। आप लोग इसको अपने अल्फाजों में पैराफ्रेज करें।
रिमेंबर द रूल्स, ये रूल्स याद रखिएगा।
जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पैसेज लाजमी नहीं कि एक दफ़ा ही आप अप्रूव कर लें, आप रफ ड्राफ्ट भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग अभी शुरू में काम कर रहे हैं, आप लोगों ने शायद कुछ अर्से तक अपनी एजुकेशन से थोड़ा सा रिलैक्स भी हुए हुए होंगे, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, रिमेंबर। तो एक दफ़ा करें, 2 दफ़ा पैराग्राफ लें, 3 दफ़ा बनाएं, ठीक है। तो आप मेहनत करें, ये मैटर नहीं करता कि इसके पास टाइम ज़्यादा है, ये मैटर नहीं करता कि किसके पास टाइम कम है, ये मैटर करेगा किसका काम बहुत अच्छा है। आप बस प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलें, आप लोगों ने होपफुली बना लिया होगा, विल डिस्कस दैट। ओके, अब आप बताएं, आप लोगों ने बनाया होगा, तो अब आप ये बताएं कि जो हमारे पास ये इस वक्त है, उनमें से कौन सा वाला जो है वो सबसे बेहतर है। देखिए, रिमेंबर टू हाईलाइट द राइट वर्ड्स, या आप लोगों ने काम कर लिया होगा, ठीक है। ओरिजिनल पैसेज ये था, इन 1857 अ ब्रिटिश एक्सपीडिशन लेड बाय रिचर्ड बर्टन एंड जॉन स्पीक सेट आउट टू फाइंड ग्रेट लेक्स शोन ऑन टोलमीज मैप। After reaching Lake Tanganyika, the two men split up because Burden was ill. Now that was the original passage. आप लोगों ने एक पैसेज बनाया, आप सबने अब तक होपफुली बना लिया होगा, ठीक है, लाजमी बनाना है आप लोगों ने। ओके, अब डोंट शेयर इट विद मी। अब ये होगा कि वो जो पैसेज आप लोगों ने बनाया है ना, वो अब आप लोग सामने रखें और इन तीनों में से देखिए किसके करीब है और कौन सा वाला आप लोगों के लिहाज से ठीक है, और कौन से बाकी हम देखेंगे कि गलत क्यों है। आप देखिए, रिचर्ड बर्टन एंड हिज फ्रेंड लुक्ड फॉर द ग्रेट लेक्स शॉन और टॉमीज में द मैन स्प्लिट अप। रिचर्ड बर्टन और उसके दोस्त लुक्ड फॉर द ग्रेट लेक्स, उन झीलों को ढूंढने गए जो कि टॉलमी के मैप पे थी। द मैन स्प्लिट अप, और जो बाद में आदमी है वो अलहदा हो गए। इन 1857 रिचर्ड बर्टन एंड जॉन स्पीक सर्च फॉर द ग्रेट लेक्स ऑन टॉलमीज मैप, बट दे हैड टू स्प्लिट अप व्हेन बर्टन वाज इल, ठीक है। 1857 में रिचर्ड बर्टन और जॉन स्पेक जो है उन्होंने ग्रेट लेक जो है टॉलमी के मॉडल मैप पर उसको ढूंढा, बट दे हैड टू स्प्लिट अप व्हेन बर्टन वाज इल। लेकिन जब उनको जाना एक दूसरे से अलग होना पड़ा जब बर्टन जो है वो बीमार था। थर्ड वन है, टू men from Britain looked for the Great Lakes but had to split up because one was ill. दो लोग ब्रिटेन से ग्रेट लेक्स को ढूंढते रहे, लेकिन उनको स्प्लिट अप करना पड़ा क्योंकि एक जो है वो बीमार था। चलिए जी, अब आपके पास 1 मिनट है, जरा सोचें आपके वाले के करीब कौन सा वाला है और आपको लगता है कौन सा वाला ठीक है। आपको क्या लगता है कौन सा ठीक है? जस्ट 1 मिनट, जस्ट थिंक फॉर अ मिनट, टेक अ मिनट। चले जी, अब आप लोगों ने अपना देख लिया होगा, आप लोगों के लिहाज से आंसर भी होना चाहिए कोई एक। देखिए, ये वाला देखिए जी, रिचर्ड बर्टन एंड हिज फ्रेंड लुक्ड फॉर द ग्रेट लेक्स, ठीक है, ये ठीक है, अच्छी इंफॉर्मेशन है। शॉन एंड टॉलमीज मैप, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। द मैन स्प्लिट अप, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये लिखा बेहतर है लेकिन इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, तो ये वाला नहीं हो सकता। ये देखते हैं, इन 1857 रिचर्ड बर्टन एंड जॉन स्पीक सर्च फॉर द ग्रेट लेक्स ऑन टॉलमीज मॉडल मैप, ये ठीक है, ठीक है। सेट आउट की जगह देखिए, सेट आउट टू फाइंड द ग्रेट लेक्स की जगह सेट आउट टू फाइंड की जगह सर्च फॉर, सर्च कर दिए, कितने खूबसूरत अंदाज में उसने वर्ड यूज किया। बट दे हैड टू स्प्लिट अप व्हेन बर्टन वाज इल, और उसने इन दोनों को मिक्स करके लास्ट सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बना दिया है, और दूसरी बात भी सही है। तो मेन आइडिया जो था ना उसका वो यहाँ पे इंटेक्ट है, मुझे तो ये वाला जो है आंसर लग रहा है। थर्ड देखिए, टू मैन फ्रॉम ब्रिटेन, अब यहीं पे वो बंदे ही उन्होंने नाम नहीं बताया, तो ये तो इन्फॉर्मेशन ही कम हो गई। टू मैन फ्रॉम ब्रिटेन लुक फॉर द ग्रेट लेक्स बट हैड टू स्प्लिट अप बिकॉज वन नहीं नहीं, इसके इन्फॉर्मेशन कम है, जो प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई थी ना वो नहीं है। तो अब उसने आपको एग्जांपल दे दिया कि अगर आप मेन आइडिया को में से कोई एक पार्ट मिस कर दें तो भी आपकी पैराफ्रेज ठीक नहीं होगी। अगर मेन आइडिया को आप सही तरीके से एक्सप्लेन ही ना करें जो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन दी गई ओरिजिनल पैसेज के अंदर, तब भी वो इन्फॉर्मेशन, तब भी आपकी पैराफ्रेज ठीक नहीं होगी। पैराफ्रेज आपकी तब ठीक होगी जब आप मेन आइडिया को मुकम्मल तौर पे ठीक रख के
इंटैक्ट रखें और सारी बात करें। तो आई थिंक द आंसर इज दिस सेकंड वन। ठीक है, यही मेरे ख्याल से आंसर बनता है। अब आप में से कितने लोगों का आंसर ठीक हुआ है, इस पे सोचें और सही वाला जहन बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि कितने लोगों का, आप लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक था। ठीक है, क्या कहते हैं, ये ना कि गलत बता रहे हो आप लोग कि जी मेरा आंसर ठीक था जो कि ठीक ना हो। वैसे उम्मीद है आप लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। तो अपना आंसर देखिएगा किस जिसका ठीक है, मुझे कमेंट में बताइएगा कि किस किसका आंसर सही था। चलें जी, पैराफ्रेजिंग परफेक्शन। आपने पैराफ्रेजिंग परफेक्शन किस तरीके से करनी है? प्रैक्टिस योर पैराफ्रेजिंग स्किल्स फॉर परफेक्शन। ठीक है, आप किस तरीके से करेंगे? वो इस तरीके से करेंगे जी, रीड पैसेज एंड राइट पैसेज डाउन ऑन पीस ऑफ पेपर। आप एक पैसेज को पढ़ेंगे और उसको पीस ऑफ पेपर पे लिख लेंगे। हाईलाइट कीवर्ड्स इन द पैसेज, पैसेज के अंदर जो कीवर्ड्स है उनको आप लिख लें। पैराफ्रेज द पैसेज इन योर ओन वर्ड्स, फिर उसको आप अपने अल्फाजों में पैराफ्रेज करें। आप ड्राफ्ट बना सकते हैं। अब आपके सामने उसने एक पैराग्राफ भी रख दिया है। ठीक है, तो आपने इस पैराग्राफ को परफेक्शन के लिए, भाई यही बात है ना जी, बार बार प्रैक्टिस करें। पैसेज फ्रॉम बुक, ये एक बुक से पैसेज है जी। स्पीक डिस्कवर्ड विक्टोरिया न्यांजा एंड वाज कन्विंस्ड दैट द व्हाइट नाइल फ्लोड फ्रॉम इट। स्पीक ने डिस्कवर किया विक्टोरिया न्यांजा और वो कन्विंस, उसे यकीन था कि जो व्हाइट नाइल है वो इसमें से निकलता है। अ सेकंड एक्सपेडिशन प्रूव्ड हिम राइट। सेकंड एक्सपेडिशन, एक दूसरा वफ्द जो गया उसने उसको बिल्कुल सही साबित किया। व्हेन ही फाउंड द आउटलेट ऑफ नाइल एट अ वाटरफॉल, जब उसने, एक वाटरफॉल होता है आबशार, जब उसने एक आबशार पे दरिया नील की जो आउटलेट है वो मिली, विच ही नेम्ड रिपन फॉल्स, जिसको उसने रिपन फॉल्स कहा था। ये रिपन फॉल्स मशहूर भी बड़ी है। अब आप इसको पढ़ें और अब आप लोगों के पास पे 5 मिनट्स आपने दोबारा प्रैक्टिस करनी है। दोबारा इसका अब आप लोग पैराफ्रेज बनाए, फिर हम इसको देखते हैं कि कौन सा बेहतर है। आपने कमेंट्स के अंदर ना मुझे बताना कि किसका, मैं कमेंट्स में आप लोगों को देखूंगा आंसर्स और कुछ रिप्लाई भी कर दूंगा, कोशिश करूंगा सबको कर दूं कि आप में से कितने लोगों ने सही आंसर किया था। ठीक है, पहले वाले का भी और दूसरे वाले का भी करो। चलो जी, ये सेकंड के आप लोग बनाओ और ये ना कीजिएगा कि लेक्चर आगे करके आप लोग वहां से पहले आंसर देख लें। आई नो सम ऑफ वी पाकिस्तानी आर ग्रेट पीपल। ठीक है जी, खुद प्रैक्टिस करें। देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। यू हैव 5 मिनट्स, जस्ट प्रैक्टिस इट। बड़ी
चलिए जितना भी टाइम हुआ है हम देखते हैं। एक चीज़ बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि कहूँगा कि मेरी आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, उससे ये चीज़ें आपकी अच्छी होंगी। होपफुली आप में से बहुत लोगों की इंग्लिश पहले से बहुत अच्छी होगी, मेरे से भी अच्छी होगी, ज़रूर होगी, क्यों नहीं हो सकती। बाकी ये कि जिन लोगों की नहीं है ना, आप प्रैक्टिस करें, आपने डरना नहीं, आप प्रैक्टिस करें। चलिए जी, आपका ओरिजिनल पैसेज ये था, स्पीक डिस्कवर्ड विक्टोरिया न्यांजा जी, Speke discovered Victoria Nyanza and was convinced that the White Nile flowed from it. A second expedition proved him right when he found the outlet of the Nile at waterfall which he named Ripon Falls. ठीक है, अब आप लोगों ने जो भी बनाया ना, इसके करीब तर क्या हो सकता है, मैं बोल के बताता हूँ कि मैं इस वक्त लिख सकता हूँ लेकिन लिखने में थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैं बोल देता हूँ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है जी, इसका आंसर बड़ा सिंपल है, आप डिस्कवर भी यूज कर सकते हैं, इसकी जगह आप ये भी कर सकते हैं, स्पीक बिलीव्ड व्हाइट नाइल, स्पीक बिलीव्ड व्हाइट नाइल फ्लोट फ्रॉम विक्टोरिया न्यांजा, क्योंकि ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, और इसको साथ मिला दें, स्पीक बिलीव्ड व्हाइट नाइल फ्लोट फ्रॉम विक्टोरिया न्यांजा, कॉमा विच was proved valid by a second expedition, which was proved valid by a second expedition uh, based on based on based on a waterfall based on a based on Ripon waterfalls। हाँ ठीक है, ये बाद वाला आप ऐड ना सारा करें जी कि he found that load of the Nile at waterfall which he named Ripon Falls, तो सिंपल हो जाएगा, Steve believed the White Nile flowed from Victoria Nyanza, comma, which the second expedition proved valid through Ripon Falls। ठीक है, ये जो पूरा है ना जी कि रिपन फॉल्स बाद में मिली उसको दिया, सिंपल ये कहते हैं थ्रू रिपन फॉल्स। तो जिसका भी आंसर इसके करीब है ना, जो मैंने आंसर भी किया है, तो वो आंसर ठीक है, आप लोग जरूर बताइए कमेंट में। ठीक है जी, ये सारा हमने प्रैक्टिस वगैरह किया था, तो होपफुली आप लोगों को जो पैराफ्रेजिंग है वो अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आप लोगों को फिर भी कोई मसला हो वगैरह तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस दो, अच्छा था प्रैक्टिस बेस्ड। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, इसी तरीके से ज़्यादा चीज़ों की प्रैक्टिस करें तो फिर हम इंशाल्लाह चीज़ों को अच्छी तरीके से करेंगे और हमें इश्यूज़ भी नहीं होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।